चलो देखो थर्मोडायनेमिक्स। सर ज्यादा ऊपर हो गया वो। ज्यादा ऊपर नीचे कर लेते हैं। सर रिया को ऐड कीजिए। ओके बच्चा। तो चैप्टर हम लोग देख रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री। तो पहला इंट्रोडक्शन पार्ट। इंट्रोडक्शन पार्ट में सिस्टम क्या है भाई ये देख लेते हैं। सिस्टम बी सराउंडिंग और सी तो सिस्टम क्या होता है बताओ। रिवाइज कर रहा है ना तो पढ़ के तो तुम लोग आओगे। क्या होता है सिस्टम? Part of universe under observation. हाँ, पार्ट ऑफ यूनिवर्स अंडर ऑब्जर्वेशन। सराउंडिंग क्या होता है? क्या होता है भाई? The remaining सिस्टम part के of universe जो observation में नहीं है. वैसे ही बोल सकते हो या फिर रिमेनिंग एरिया ऑफ यूनिवर्स इज कॉल्ड सराउंडिंग या फिर एरिया अराउंड टू द सिस्टम इज कॉल्ड सराउंडिंग। बाउंड्री क्या है? इट इज डिफाइंड एज द रियल और इमेजिनरी लाइन बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। ठीक है। तो टाइप्स ऑफ सिस्टम, कितने टाइप्स के सिस्टम होते हैं? 3 types. 3 टाइप्स। ओपन, क्लोज्ड एंड आइसोलेटेड। ओपन, क्लोज एंड आइसोलेटेड। ओपन में क्या चेंज होता है भाई? एक्सचेंज। इसका एक्सचेंज होता है एक्सचेंज ऑफ Mass and energy. एनर्जी एंड मास। यहाँ पर एक्सचेंज एनर्जी। ओनली एनर्जी। और यहाँ पे आइसोलेटेड में कुछ भी नहीं होता। exchange does not occurs। ठीक है। तो ये था ओपन, क्लोज और आइसोलेटेड सिस्टम। क्लियर है? ये था। उसके बाद क्या था नेक्स्ट टॉपिक? सिग्निफिकेंस। साइन कन्वेंशन याद रखना है भाई। वर्क डन बाय सिस्टम, वर्क डन on system, work done by the system, work done on the system, heat absorbed by system, heat released by system। तो वर्क डन बाय द सिस्टम क्या होता है भाई? नेगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव। Negative. पॉजिटिव। हीट एब्जॉर्ब कर रहा है मतलब क्यों? रिलीज कर रहा है तो माइनस के। ये था साइन कन्वेंशन। उसके बाद आगे पीछे हो रहा है, ठीक है ना टॉपिक। जैसे जैसे याद पड़ रहा है वैसा था। प्रोसेस, थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस है। कौन कौन से प्रोसेस है थर्मोडायनेमिक्स में? आइसोथर्मल, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक एंड एडियाबैटिक। Cyclic. आइसोकोरिक, आइसोबैरिक, एडियाबैटिक, आइसोथर्मल,
cyclic, reversible and reversible, irreversible. irreversible, reversible, and last irreversible. तो क्या कैरेक्टरिस्टिक है इनके? आइसोकोरिक मतलब आइसो का सेम, कोरिक किसके लिए है? वॉल्यूम, तो चेंज इन वॉल्यूम इक्वल टू 0, 0. ठीक है ना। बेरिक मतलब प्रेशर के लिए तो चेंज इन प्रेशर 0, एडियाबेटिक मतलब हीट एक्सचेंज क्या है? 0, आइसोथर्मल मतलब डेल्टा टी क्या होता है? 0, साथ में क्या होगा? डेल्टा यू, internal energy 0, साइक्लिक प्रोसेस में डेल्टा यू 0, 0. प्रोसेस goes to both direction and goes to single direction. क्लियर है? ये था थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस। उसके बाद हमने लॉ देखे होंगे या फिर वर्क डन, कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन हुआ होगा, कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन। तो कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन, तो वर्क डन क्या होता है भाई? वर्क इक्वल टू क्या होता है? फोर्स force इन into displacement, डिस्प्लेसमेंट, यही होता है। फोर्स इंटू डिस्प्ले, फोर्स क्या होता है? प्रेशर इंटू area, एरिया। डिस्प्लेसमेंट एकदम छोटा हो, स्मॉल एल हो, तो इसको सॉल्व करके क्या आएगा भाई? प्रेशर एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये तो क्या हो जाएगा इसको? वॉल्यूम pressure बोलेंगे, into volume, ठीक है। तो ये फॉर्मूला, अगर सिस्टम वर्क कर रहा तो नेगेटिव, इसे क्या बोलते हैं भाई? और W इक्वल टू P एक्सटर्नल V2 माइनस V1, ठीक है ना। तो इससे भी न्यूमेरिकल आपका 4.2 1 2 और 3, इसी से क्वेश्चन थे भाई वर्क डन वाले से। क्लियर है? 4.1 4.2 4.3 सॉल्व प्रॉब्लम जो है इससे क्वेश्चन है। तो कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन का एक फॉर्मूला ये हो गया। सेकंड फॉर्मूला क्या है कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन का? लॉग के रेस्पेक्ट में भाई इंटीग्रेट कर दोगे तो क्या होगा? 2.303 nRT, V2 log base of P del V, यही था। तो क्या आता है यहाँ पे? P del V, इसका वैल्यू क्या होता है भाई? P इक्वल टू NR nRT log V2 upon V1. V2 V2 यहाँ पे नीचे V1 NR P डेल्टा V। तो भैया ऑपरेटर क्या है? डेल्टा V, तो ऑपरेट सिर्फ V का टर्म होगा, बाकी सब कांस्टेंट। NRT ln V2 अपॉन V1 या फिर -2.303 NRT log 10 V2 अपॉन V1, ये वर्क डन का फॉर्मूला है। तो नोट कर लो, नोट करना है तो करोगे कि आगे कंटिन्यू करूं? स्क्रीनशॉट लेके रख लो, ये सबसे अच्छा है। अब सेकेंड थर्मोडायनेमिक्स लॉ देखेंगे, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है बच्चा? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है भाई? एनर्जी neither created nor destroyed but change into one to another form. Energy neither created nor destroyed but change into one to another form is called first law of thermodynamics. तो उसमें क्या होता है भाई? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में किसके इक्वल होता है ये? द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल टू Q प्लस W, यही होता है ना। Q प्लस W, फिजिक्स में थोड़ा सा चेंज होगा। इंपॉर्टेंट फॉर्म इन आइसोकोरिक प्रोसेस,
आइसोकोरिक प्रोसेस, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या हो जाएगा बच्चों? आइसोकोरिक प्रोसेस में डेल्टा भी क्या होता है? 0, तो वर्क डन भी क्या होगा? 0. अब सब एक एक करके देख लेते हैं। इन आइसोकोरिक फॉर्म बोलता हूँ प्रोसेस, तो आइसोकोरिक प्रोसेस है तो डेल्टा V इक्वल टू 0 एंड वर्क डन also equal to 0। तो क्या बोल सकते हो? फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स इन आइसोकोरिक प्रोसेस में the change in internal energy is equal to heat absorbed by the system। आइसोकोरिक के लिए था, किसके लिए था? आइसोकोरिक के लिए। आइसोथर्मल प्रोसेस, इन आइसोथर्मल प्रोसेस एंड साइक्लिक प्रोसेस दोनों के लिए सेम है। कंक्लूजन, तो हमको मालूम है साइक्लिक प्रोसेस या आइसोथर्मल में डेल्टा यू क्या होता है? 0। 0. क्या 0 इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, तो क्या होगा भाई? डब्ल्यू इक्वल टू माइनस क्यू एंड सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या होगा? क्यू इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। Minus of work done. तो बोल सकते हो क्या? वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस और साइक्लिक प्रोसेस, वर्क डन इन आइसोथर्मल एंड साइक्लिक प्रोसेस, वर्क डन इज इक्वल टू हीट रिलीज बाय द सिस्टम। एंड यहाँ पे क्या होगा? वर्क डन by the system equal to heat absorbed the system। तो फर्स्ट में क्या होगा? वर्क डन ऑन द सिस्टम इक्वल टू हीट रिलीज। यहाँ पे क्या होगा स्टेटमेंट? वर्क डन बाय द सिस्टम, नेगेटिव साइन है, तो क्या होगा? हीट एब्सॉर्ब इक्वल टू हीट एब्सॉर्ब द सिस्टम। तो आइसोथर्मल था, ये था। एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है बच्चा? Q is equals to 0. डेल्टा सॉरी क्यू इक्वल टू 0 मतलब डेल्टा यू प्लस इक्वल W। डेल्टा यू इक्वल टू वर्क डन बाय ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम। नोट कर लो जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट छोटा सा 1 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है, एक्सटेंसिव और इंटेंसिव। इंटेंसिव तो ऐसे प्रॉपर्टीज जो मास पे डिपेंडेंट हो, मास डिपेंड, क्या स्पेलिंग होता है भाई? मास, ये क्या है? मास इंडिपेंडेंट, स्पेलिंग कैसे नहीं आ रहा है? मास डिपेंडेंट, और ये मास क्या होता है? डिपेंडेंट। तो मास डिपेंडेंट को बोलते हैं एक्सटेंसिव, और मास इंडिपेंडेंट को क्या बोलते हैं? इंटेंसिव। बताया भी था इन से इंडिपेंडेंट और इंटेंसिव। तो भैया जो वेट है वो किस में आता है? एक्सटेंसिव में। मतलब मास जो है, वॉल्यूम किस में आएगा? Extensive. एग्जांपल, मास, वॉल्यूम, प्रेशर। intensive, कंटेनर को हाफ करने पे प्रेशर आधा नहीं हो जाता, ठीक है ना? तो ये किस में आएगा? इंटेंसिव। मास, प्रेशर, टेम्परेचर, intensive, सरफेस टेंशन। Intensive. सरफेस छोटा या बड़ा हो, जो टेंशन एक बार है सरफेस पे वो हमेशा वही रहेगा, कम ज्यादा नहीं होता। क्लियर है?
तो ये सब याद रखने वाला चीज है भाई। और जितने भी स्पेसिफिक वाले हैं वो भी इंटेंसिव में। दो इंटेंसिव का रेशियो क्या होता है भाई? एक्सटेंसिव। तो एक्सटेंसिव का रेशियो क्या होता है? इंटेंसिव। तो मास इंटेंसिव। डेंसिटी क्या होगा? मास बाय वॉल्यूम। दो एक्सटेंसिव Intensive. रेशियो भी किसमें होता है? इंटेंसिव में। तो ये सब याद रखने वाली चीज है। तो ये था। अब उसका क्या डिस्कस किया था हम लोग? एंथैल्पी। क्या डिस्कस किए थे? एंथैल्पी चेंज या चेंज इन एंथैल्पी। तो क्या होता है एंथैल्पी का डेफिनेशन? एट कांस्टेंट प्रेशर द सम ऑफ internal energy and product of pressure and volume is called enthalpy. क्या था? at constant pressure the sum of internal energy and product of pressure and volume is called enthalpy. यही बोला गया था। यस सर। तो अब ये स्टेट फंक्शन है, मतलब अलग अलग स्टेट पर डिपेंड करता है। तो इसलिए यहाँ पे डिफरेंस निकालते हैं इसका। तो डिफरेंस फॉर्मूला क्या था भाई? फर्स्ट कंडीशन है H1 ले लेते हैं, U1 ले लेते हैं, P1 V1। सेकंड कंडीशन में एंथैल्पी H2 U2 P2 V2। तो चेंज कैसे निकाला जाता है? H2 माइनस H1। तो डेल्टा U माइनस U1 क्लियर है, प्लस P2 V2 माइनस P1 V1। तो ये डेल्टा H डेल्टा U, यहां से P कांस्टेंट है। P क्या होता है? कांस्टेंट। डेफिनेशन भी बोला गया है भाई। तो ये P1 होगा नहीं, ये P2 भी नहीं होगा। तो P कॉमन निकल गया, V2 माइनस V1। तो डेल्टा U प्लस P डेल V डेल H। अब हमको मालूम है P डेल V इक्वल टू क्या होता है बच्चा? डेल NG/RT होता है। तो क्या होगा यहाँ पे? हाँ सर। डेल्टा U प्लस डेल NG/RT डेल्टा H। क्लियर सभी को? यस एक और सर। QP डेल V। QP कब होता है? कांस्टेंट प्रेशर। तो ब्रैकेट के बाहर P है, मतलब प्रेशर कांस्टेंट। सॉरी V कर रहा हूं। तो V कांस्टेंट। डेल्टा H को QP से रिप्रेजेंट करते हैं। डेल्टा U प्लस P डेल V। P कांस्टेंट, ठीक है ना भाई? कांस्टेंट पे डेल्टा H को क्या बोलते हैं? QP। और डेल्टा U को क्या बोलते हैं? QV। ये याद रखने वाला चीज है भाई। तो ये था एंथैल्पी। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो बच्चा लोग, आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ये याद रखना भाई, फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स से ही है। वॉल्यूम चेंज कांस्टेंट था तो डेल्टा H इक्वल टू क्यू, तो इसको क्यू वी भी बोलते हैं। तो वही यहाँ पे पुट किया हूँ। और ये कांस्टेंट प्रेशर पे कैलकुलेट होता है, इसलिए इसको क्यूपी भी बोल सकते हो। तो और एक नया फॉर्मूला क्यूपी क्यूवी। तो ये था एंथैल्पी। तो इसका स्टेटमेंट क्या बोलता है भाई? क्यूपी को क्या बोलते हैं? हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। और क्यूवी क्या है? हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो कंफ्यूज मत होना ये टर्म पढ़ के। वही हमारा डेल्टा एच है, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर बोला, और हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम बोला, तो वो क्या है हमारा? डेल्टा यू। जल्दी से ले लो भैया स्क्रीनशॉट। तो अब नेक्स्ट हेडिंग हमारा टाइप्स ऑफ एंथैल्पी। नेक्स्ट हेडिंग है टाइप्स ऑफ एंथैल्पी। टाइप्स ऑफ एंथैल्पी। तो मेनली जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया 3 टाइप्स का, कौन कौन सा एंथैल्पी? फ्यूजन एंथैल्पी। फ्यूजन एंथैल्पी क्या होता है बच्चा?
जब सॉलिड को 1 मोल सॉलिड को सीधा किसमें चेंज कर दिया जाए, liquid, लिक्विड, when the change in enthalpy when 1 mole solid change into 1 mole liquid, तो 1 मोल सॉलिड डायरेक्ट चेंज हो रहा है 1 मोल लिक्विड, तो इसे क्या बोलेंगे, एंथैल्पी चेंज, किसका, फ्यूजन का, FUS लिख रहा हूं। अब एक होता है वेपराइजेशन एंथैल्पी, तो वेपराइजेशन में क्या होता है, गैस लिक्विड चेंज होता है किसमें, gas, चेंज इन एंथैल्पी व्हेन 1 मोल लिक्विड, 1 मोल याद रखना, 1 मोल लिक्विड चेंज इनटू 1 मोल गैस एट STP इज कॉल्ड वेपराइजेशन एंथैल्पी। अब इसके बाद इसमें पूछता है रिलेशन, क्या रिलेशन होता है इनमें, सॉलिड लिक्विड गैस, तो जब सॉलिड सीधा चेंज होता है उसको क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। तो भैया वेपराइजेशन एंथैल्पी, लिक्विड 1 मोल चेंज होगा गैस में, फ्यूजन सॉलिड 1 मोल चेंज होगा 1 मोल लिक्विड में। वेपराइजेशन में हो गया क्लियर, फ्यूजन हो गया क्लियर। अब सॉलिड वाले सॉरी सब्लिमेशन में सॉलिड डायरेक्टली चेंज इनटू गैस, तो कह सकते हो डेल्टा H सब्लिमेशन is equal to delta H vaporization plus delta H fusion, ठीक है ना। तो टाइप्स ऑफ एंथैल्पी ऐसे में होंगे बहुत सारे, लेकिन मेन कौन सा है, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ले लेते हैं भाई, एंथैल्पी ऑफ क्या बोलते हैं, फ्यूजन, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। तो क्या होगा इसमें, 1 मोल किसका, लिक्विड का, किसमें चेंज हो रहा है, चेंज इनटू 1 मोल गैस, gas, 1 मोल सॉलिड चेंज इनटू 1 मोल लिक्विड, 1 मोल सॉलिड चेंज इनटू 1 मोल गैस एट STP। इस समय एंथैल्पी चेंज ये होगा। अब कुछ एंथैल्पी ऑफ कंबसन, तो क्या होता है कंबसन मतलब, एंथैल्पी ऑफ कंबसन मतलब क्या होता है भाई, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न होना। then the change in enthalpy when amount of oxygen required for complete combustion of 1 mole any substance। तो क्या करेंगे, 1 मोल सब्सटेंस को क्या करेंगे, तो 1 मोल सब्सटेंस को क्या किया जाएगा, जलाया जाएगा। ऐसी एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, क्या होता है एटोमाइजेशन में, मॉलिक्यूल से क्या बनाया जाएगा, एटम, Cl2 मॉलिक्यूल से Cl, ठीक है ना, एटम बनाया जाता। द अमाउंट ऑफ एनर्जी, द चेंज इन एंथैल्पी व्हेन 1 मोल atoms prepared by the molecules। और कौन कौन सा टेक्स्ट बुक में देखो तो भाई यही सब था। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, क्या होगा एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच द चेंज इन एंथैल्पी व्हेन 1 मोल reactant change into 1 मोल product, 1 मोल reactant change into 1 मोल प्रोडक्ट। ये टाइप्स ऑफ एंथैल्पी था, क्या था ये, टाइप्स ऑफ एंथैल्पी। उसके बाद एंथैल्पी की कैलकुलेशन के लिए कौन सा लॉ था भाई, हेसेस लॉ। क्या कहता है हेसेस लॉ, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है भाई, इसके न्यूमेरिकल भी आते हैं। क्या कहता है भाई हेसेस लॉ, सर एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन फिर से बताओ ना डेफिनेशन। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन में 1 मोल एटम बनाना रहता है, क्या बनाना रहता है, 1 मोल एटम।
the change in enthalpy of the change in enthalpy when one mole atom formed by the molecules. तो नेक्स्ट है हैसेस लॉ. क्या होता है हैसेस लॉ? The enthalpy is equals to the sum of individual enthalpy हाँ वो तो फॉर्मूला of different reactions. उसका कहना था if any reactant change into product in the reaction by single step, ये सीधा प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, और मोर देन वन स्टेप. ये क्या कहते थे? if in any reaction reactant directly change into product, and second step reactant change into product by formation of different product, या फिर इंटरमीडिएट बोला, प्रोडक्ट नहीं, different इंटरमीडिएट. तो उस समय जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगा बाय फर्स्ट प्रोसेस एंड सेकंड प्रोसेस ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट. तो बोल सकते हैं द अमाउंट ऑफ एनर्जी व्हिच इज रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम रिएक्टेंट in single process or more than one process always remains constant. Repeat करो, the amount of energy is required for formation of product from reactant in single step or more than one step always constant. And ठीक है ना, and this law is called Hess's law. इसका एप्लीकेशन क्या था बच्चा? कैलकुलेशन ऑफ ऑल टाइप एनर्जी, मतलब फॉर्मेशन एंथैल्पी, कंबशन एंथैल्पी, सब्लिमेशन एंथैल्पी, वेपराइजेशन एंथैल्पी, ऑल टाइप एंथैल्पी कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है ना. रिएक्शन एंथैल्पी, इन सब के क्या बच्चा? बाइंडिंग एंथैल्पी. समझ नहीं आया क्या बोले, अटक रहा है तुम्हारा. एंट्रोपी, तो एंट्रोपी क्या है? The measurement of randomness of the system is called entropy, represented by delta S. So the measurement of the system, randomness of system is called entropy. तो randomness जितना ज्यादा होगा entropy उतना ही क्या होगा? high. And entropy change equal to Q reversible divided by T, या फिर delta H upon T. तो जैसे एंथैल्पी के टाइप है वैसे ही एंट्रोपी के भी टाइप होंगे, क्योंकि एंथैल्पी यहाँ पे चेंज हुआ तो एंट्रोपी भी चेंज आएगा. तो एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन आता है, फ्यूजन आता है, सब्लिमेशन आएगा, कंबशन आएगा. वैसे ही एंथैल्पी वाला आ गया तो एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन, फ्यूजन, सब्लिमेशन, कंबशन, एटमाइजेशन, रिएक्शन, ये सब एंट्रोपी आएंगे. और जैसा यहाँ पे रिलेशन बना है वैसा ही रिलेशन यहाँ पे भी बनेगा एंट्रोपी में. क्लियर है? क्लियर है कि नहीं भाई? तो ये था एंट्रोपी. उसके बाद था गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, जो कि सिलेबस में नहीं रहा बोर्ड के लिए. ठीक है ना. क्या होता है? डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल एस. डेल्टा जी नेगेटिव, डेल्टा जी जीरो, डेल्टा जी पॉजिटिव. तो क्या इससे इंफॉर्मेशन मिलता था भाई? रिएक्शन नेगेटिव है तो स्पॉन्टेनियस, इसमें एट इक्विलिब्रियम, और इसमें नॉन स्पॉन्टेनियस. तो इतना सारा करना है इस चैप्टर में. तो ले लो भैया स्क्रीनशॉट.
तो एंडोथर्मिक ये रिएक्शन कोऑर्डिनेट, ये एंथैल्पी। तो ये प्रोडक्ट और ये रिएक्टेंट। तो एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट और दोनों का डिफरेंस डेल्टा एच। तो डेल्टा एच इक्वल टू एच पी माइनस एच आर, और ये वैल्यू क्या आएगा हमेशा पॉजिटिव, क्योंकि ये वो बड़ा है ये छोटा है। चलो सीधा इसको सरफेस केमिस्ट्री से कोरिलेट कर ले। उसमें क्या कैटालिस्ट है ना, कैटालिस्ट के रेस्पेक्ट में वहां पे इस टाइप का भी ग्राफ में कम ज्यादा वाले क्वेश्चन पूछ लेता है, या केमिकल काइनेटिक्स में जा सकते हैं। F फॉर फॉरवर्ड, B फॉर बैकवर्ड। तो उस समय एंथैल्पी केमिकल काइनेटिक्स से एक्टिवेशन एनर्जी वाला टर्म में ये F है। तो एंडोथर्मिक में पहला तो ये पॉइंट, सेकेंड एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन फॉरवर्ड, ठीक है, या फिर एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। ये पूछ सकता है स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में। नेक्स्ट एंथैल्पी एक्टिवेशन एनर्जी के रेस्पेक्ट में, तो रिएक्टेंट एंथैल्पी माइनस, एंथैल्पी नहीं एक्टिवेशन एनर्जी माइनस प्रोडक्ट एक्टिवेशन एनर्जी। एक्सोथर्मिक में एक्सो मतलब बाहर से, मतलब ऊपर से नीचे की ओर, ठीक है ना। प्रोडक्ट का एंथैल्पी जितना ज्यादा कम होगा वो इतना ज्यादा स्टेबल होगा, और एक्सोथर्मिक में बना प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होता है। एक्सोथर्मिक में बना प्रोडक्ट ज्यादा क्या होता है, स्टेबल, क्योंकि प्रोडक्ट जो बना है उसका एंथैल्पी कम है, मतलब एनर्जी कम है। ये एच पी, ये एच आर, और ये डेल्टा एच। तो फर्स्ट पॉइंट एच पी greater than HR, sorry, HR greater than HP. Second point delta H, H minus P minus HR, तो ये वैल्यू आएगा हमेशा नेगेटिव। थर्ड, ये एक्टिवेशन एनर्जी है, ये भी एक्टिवेशन एनर्जी है, ये बैकवर्ड मतलब प्रोडक्ट के लिए है, और ये फॉरवर्ड मतलब रिएक्टेंट के लिए है। तो एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इज लेस देन एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड। फॉरवर्ड मतलब रिएक्टेंट और बैकवर्ड मतलब प्रोडक्ट। तो ये याद रखना बच्चा, ठीक है, इसको याद रखना अच्छे से। एक क्वेश्चन था, आदित्य ने पूछा था, भाई क्लास में है कि नहीं है, इसी एक्टिवेशन एनर्जी से रिलेटेड। बोलता है क्वेश्चन में, ध्यान देना है, ठीक है,
प्रोसेस एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक था, क्या था बच्चा प्रोसेस अदिति? शायद एक्सोथर्मिक प्रोसेस था, डेल्टा एस नेगेटिव था उसका। एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं याद आ रहा, ये था 120 होना चाहिए था। अदिति क्लास में हो? हाँ सर, वही देख रही थी। डेल्टा एस 40 -40 दिया था ना, हाँ सर। और ये दिया था 120, ये 80 दिया था एक्टिवेशन एनर्जी ना। हाँ सर, वो आपने कैलकुलेट किया था ये फाइनल माइनस डेल्टा एच पे। और ये नहीं दिया था ना, ये भी। सर ये जो दोनों के बीच में जो डिफरेंस है ना, पहले वो ये बताओ कितना आएगा ये 80 दिया था, पता नहीं वैल्यू याद नहीं आ रहा मुझे, नेगेटिव पॉजिटिव क्या था साइन, ये नेगेटिव में था, सही यही था, ये पॉजिटिव में था या नेगेटिव था याद नहीं आ रहा एग्जैक्ट। तो क्या था एनर्जी बताओ, ये बताओ पहले क्या होगा। क्वेश्चन दो पार्ट में, क्वेश्चन का पहला पार्ट था ये निकालना, कितना आएगा जल्दी बताओ। ये वैल्यू एक्चुअल में क्या था हमको क्लियर नहीं हो रहा है भाई, किसमें था, सर रुको देख लेता 120 हूँ आया फॉर्मूला से। था उसका। 120 आएगा, क्योंकि यहाँ तक का एनर्जी 80, यहाँ तक का एनर्जी 40, तो ये टोटल एनर्जी कितना होगा बच्चा, 120 होगा। 80 + 40, ये तो रिलीज हो रहा वो साइन है दिखा रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ तक एनर्जी 40, यहाँ तक का 80, मतलब ये एनर्जी कितना होगा 120। अब बोल रहा है रिएक्शन में कैटालिस्ट ऐड किया गया है, पहला पार्ट क्वेश्चन में ये था, ठीक है ना भाई। अब बोल रहा है ऑन एडिशन ऑफ कैटालिस्ट, ऑन एडिशन ऑफ कैटालिस्ट, ठीक है। तो कैटालिस्ट का काम क्या होता है, एंथैल्पी को कम करना है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करना है, ज्यादा करना। कैटालिस्ट का काम क्या होता है बताओ। वेरी गुड, एंथैल्पी में चेंज नहीं करता। तो ऑन एडिशन ऑफ कैटालिस्ट एंथैल्पी, सॉरी, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट decreases by 20 किलो, नहीं decreases to 20 किलो जूल। मतलब क्या बोल रहा है, एंथैल्पी जो चेंज था ये प्रोडक्ट और ये रिएक्टेंट है, ठीक है ना। ये एंथैल्पी चेंज तो उतना ही है, 40 है, -40, ठीक है ना। लेकिन जो एक्टिवेशन एनर्जी था वो पहले कितना था 80, अब वो कितना रह गया है 20 रह गया है। कितना रह गया है 20। डायग्राम तो बढ़िया से बना दो यार। एक्टिवेशन एनर्जी जो फॉरवर्ड डायरेक्शन का था वो रह गया है 20, और एंथैल्पी तो भैया किसी रिएक्शन का क्या रहता है, कांस्टेंट, माइनस। तो मुझे बताओ ये नया जो एक्टिवेशन एनर्जी है बैकवर्ड डायरेक्शन का वो कितना रहेगा, कितना आएगा बोलो। 20 + 40 किसके इक्वल आएगा 60। 60। और पूछा था पहला वाला ये 1 और ये सेकंड जो बना है उसका रेशियो, तो 120/60 इक्वल टू कितना 2। कौन सा एग्जाम का क्वेश्चन था अदिति? सर वो ऐसे ही एक ऐप में था। हाँ, तो क्लियर है। तो वहां पे ऑप्शन 1 मतलब किससे था, 100 से डिवाइड हो रहा था। हाँ, 1.2 भी ऑप्शन था। कई लोग क्या समझ रहे थे इंक्रीजेस टू 20, तो कई लोग सोचते हैं 80 में से 20 चल गया मतलब 60, तो यहाँ पे 60 ले लिए, 60/60 + 40 मतलब कितना हो गया 100, तो 1.2 भी ऑप्शन था वहां पे। तो थोड़ा ध्यान रखना,
कैटालिस्ट किसको बस इंक्रीज और डिक्रीज करता है? किसको इंक्रीज डिक्रीज करता है? एक्टिवेशन एनर्जी को, एंथैल्पी को चेंज नहीं करता। ये थोड़ा याद रखना भाई, कैटालिस्ट वाला ये सब। मुझे एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं पता, वो नेगेटिव था पॉजिटिव था, साइन में थोड़ा दिक्कत हो सकता है। ठीक है बच्चा लोग, एक्टिवेशन एनर्जी में तो अल्टरेशन होगा ही, मतलब चेंज होगा ही, लेकिन अगर क्वेश्चन में बोल दिया इंक्रीजेस टू 20 तो आप 80 को ना लेके क्या लोगे? 20। अब क्वेश्चन में बोलता इंक्रीज बाय 20 यूनिट, तब क्या करते? 80 में माइनस कर देते 20, तो नया लेते हैं 60। ठीक है ना? देखोगे कि इंक्रीज कैसे हो रहा है या डिक्रीज कैसे हो रहा है, तो वो नया वाला एक्टिवेशन एनर्जी आएगा। रिएक्टेंट का चेंज होगा तो प्रोडक्ट का भी एक्टिवेशन एनर्जी चेंज हो जाएगा। ठीक है ना वेदांत? सर वो एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीज हो रही तो अपन माइनस क्यों कर रहे हैं? इंक्रीजेस बोला है क्या? सॉरी, यहाँ पे डिक्रीजेस है क्वेश्चन में, गलती हो गया हमसे, डिक्रीजेस लिखाया था क्वेश्चन में। क्वेश्चन हमको याद नहीं था एग्जैक्ट वैल्यू, क्योंकि ये 120 और 60 आता था, मुझे इतना मालूम है, सॉल्व किया था तो 2 आंसर आता है, इसलिए क्वेश्चन बन गया। एग्जैक्ट क्वेश्चन देखना पड़ेगा ना। सही है सर वैल्यू। वैल्यू सही है ना? बस हाँ, लास्ट सेकेंड केस में 2 पार्ट में था क्वेश्चन। पहले पार्ट में आपको ये पता करना था, दूसरे पार्ट में डिक्रीज होके 20 हो गया था, तो 20 प्लस 40 कितना हो जाएगा? 60। ठीक है बच्चा लोग।